नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। 18वीं लोकसभा में जो सांसद संसद तक पहुंचे हैं चुनकर, उनमें से कई ऐसे युवा सांसद हैं जो पहली बार संसद तक पहुंचे हैं। उन्हीं में से एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं जो कि समस्तीपुर से संसद तक पहुंची हैं, लोकसभा में चुनकर पहली बार आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप युवा नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा, तो क्या कहेंगे आप युवाओं के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। युवा जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हमेशा अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब अपने क्षेत्र में घूमते थे तो लोगों को कहते थे कि कोई सांसद के रूप में, कोई प्रत्याशी के रूप में हम आपसे आपका वोट मांगने नहीं आए हैं, एक बेटी के रूप में हम आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। और हम मानते हैं कि इसीलिए बिहार प्रदेश में हम सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से चुनाव जीते हैं। तो ये होता है युवाओं का ताकत। हम मानते हैं जब आप युवा राजनीति में होते हैं तो उनके पास एक एज होता है और एक नई सोच होती है, नई ऊर्जा होता है काम करने का। जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो लोग हमें आजकल जो पुराने नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोटरों से एक दिल से दिल तक का जो रिश्ता है वो नहीं बना पाते। बट हम मानते हैं कि क्योंकि हम एक युवा थे, युवा शक्ति, नारी शक्ति के रूप में ये चुनाव लड़ रहे थे, एक बेटी के रूप में हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तो एक बहुत प्यारा सा रिश्ता हमारे वोटरों से बन गया। और युवा जब राजनीति में होते हैं तो हमेशा एक नया जज्बा होता है राजनीति में, नए तरीके से काम करने का ढंग होता है, नई सोच होती है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि युवाओं को राजनीति में होना चाहिए, पर मौका बहुत कम मिलता है। आप बिहार से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया इस बार, तो क्या आप मानती हैं कि ये जो दौर है वो एक अलग दौर है जिसमें पार्टी और ये सारी चीज़ों से हट करके जो आज के टाइम में मतदाता है हमारा, वो बहुत जागरूक हो चुका है विकास को लेकर के? तो जब आप प्रचार के लिए गई तो इस बार आपको जो वोट मिला है, तो क्या कौन से वो मुद्दे थे जिनकी वजह से जनता ने आपको यहाँ चुनकर भेजा? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसका पिछले 3 चुनाव से 100% स्ट्राइक रेट रहा है। उनको जितनी भी सीटें मिलती है वो उतनी ही सीटें जीती है, उनका कभी भी एक भी सीट कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट इस बार पार्टी के लिए चुनाव डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि पार्टी स्प्लिट कर गई थी और हम नए चुनाव चिन्ह पे अपना पूरा चुनाव लड़ रहे थे, नए नाम पे अपना पूरा चुनाव लड़ रहे थे। बहुत सारे हमारे ऐसे वोटर्स होते हैं जो अभी भी बंगला छाप को ही एनडीए का छाप मानते थे, पर उन तक पहुंचाना कि नहीं, आपको हेलीकॉप्टर छाप अब एनडीए का छाप है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली चुनाव प्रचार में एक जो सबको कहते हैं मोदी फैक्टर, वो मोदी फैक्टर तो डेफिनेटली है। लोग मोदी जी को पुनः एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अब एक कह सकते हैं मोदी जी का नाम सुन के ना जो लोगों में उत्सुकता आती थी कि हाँ, हमको मोदी जी को जिताना है, वो एक अलग, वो कोई भी चुनाव प्रचार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे, उनका चेहरा भी हमारे साथ था और उनके काम पे लोगों को विश्वास है, बिहार प्रदेश के लोगों को उनके काम पे विश्वास है, उनके नेतृत्व पे विश्वास है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी हमारे साथ थे। तो ये सारे जब दिग्गज नेता होते हैं तो उनका वोट बैंक तो डेफिनेटली होता है, जो वोट शेयर होता है, जो वोट बैंक होता है वो तो होता ही है। पर हम अपने चुनाव प्रचार में अपना जो विज़न है, जो हमने सोचा अपने क्षेत्र के लिए, जो लोगों की उम्मीद है कि वो क्या चाहते कि उनका सांसद कैसा हो, उस तक हम पहुँचे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने अपने चुनाव प्रचार के दौरान की थी, वो एक घोषणा पत्र जो राष्ट्र लेवल पे आता है चुनाव का, वो तो आता ही है, पर हमने समस्तीपुर का एक लोकल घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें जिस तरह से हमने उस घोषणा पत्र को बनाया था वो प्रोसेस भी बहुत इन्वॉल्विंग था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। उसमें एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था, ऑनलाइन लोगों ने अपना सुझाव भेजा था, पूरी एक टीम उस सुझाव को पढ़ के स्टडी करके हम फिर उस तरह से पूरा एक टीम एक घोषणा पत्र तैयार किए थे। और उस घोषणा पत्र में जो लोगों की बहुत वर्षों से उम्मीदें होंगी, आकांक्षाएं होंगी कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो, हमारे क्षेत्र में वो काम हो, वो सारी उस घोषणा पत्र में हमने लिखी कि अगले 5 साल में ये सारा हमारा प्रायोरिटी होगा, प्राथमिकताएं होंगी। तो डेफिनेटली हम मानते हैं कि चुनाव जीतने में जो दिग्गज नेता होते हैं उनका चेहरा होता है, उनकी छवि होती है, उनके छवि में हम चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे होते हैं। पर सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन जिसको हम बार बार कह रहे हैं, उसको लाने के लिए हमने एज अ प्रत्याशी भी कड़ी मेहनत की थी। बिल्कुल। तो अब शांभवी के कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो संसद में
ज़ोर शोर से उठाएंगी? जैसे हमने कहा, हम युवा शक्ति, नारी शक्ति के रूप में सदन जा रहे हैं, तो मेरा फोकस और मेरी प्राथमिकता ये ज़रूर होगी कि हम युवाओं का एक बुलंद आवाज़ बने और हम महिलाओं का एक बुलंद आवाज़ बने। पर इसके साथ ही मेरी जिम्मेदारियां मेरे क्षेत्र के प्रति भी उतनी ही ज़्यादा है और हम उसको उतनी ही गंभीरता से भी लेते हैं। हम चाहते हैं कि समस्तीपुर की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, और हम चाहते हैं कि हम बिहार की बेटी होने के नाते, मिथिलांचल की बेटी होने के नाते और समस्तीपुर की बेटी होने के नाते उस धरती की गौरव उस तक वापस लेकर के आएँ जिस तरह से वहाँ के लोग हमसे उम्मीद अपना टिका के रखे हैं, उन उम्मीदों पे हम खड़ा उतरें। तो डेफिनेटली ये सारी मेरी प्राथमिकताएं होंगी। एक रोड मैप मेरे दिमाग में है मेरे क्षेत्र के लिए कि कैसे काम करना है, तो उस रोड मैप को लेके हम आगे बढ़ेंगे और एक बुलंद आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करेंगे। आप वहाँ गली गली घूमी होंगी, आपको पता है, वहाँ आप पली बड़ी हैं। वो कौन से मुद्दे हैं, जिस तरह से भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 बार देखा हमने टर्म उनका, तो एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें विकास की बात बहुत होती है, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय लेवल पर, जहाँ से आप आती हैं, निर्वाचन क्षेत्र आपका है, वहाँ वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आप मुख्य तौर पर आप उठाएंगी, या आपको लगता है ये वो प्राथमिकताएँ हैं या ये वो समस्याएँ हैं जो आज भी समस्तीपुर या बिहार इससे छूता है, मुझे ये बात सदन में रखनी है? समस्तीपुर के लिए मेरे को लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, वो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और किसान प्रधान क्षेत्र है मेरा। तो उसमें क्या होता है कि बारिश के टाइम पे अभी भी पानी लग जाता है और लोग उस टाइम पे, हम कुशेश्वर स्थान गए थे तो वहाँ पे एक हम उम्र होंगे, हमसे छोटे ही होंगे, उन्होंने कहा कि जब बारिश लगती है, जब बारिश का पानी जमता है, जब बाढ़ आती है तो हमको कॉलेज छोड़ देना पड़ता है। हमारे गांव के लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं। फिर हम किसी और गांव में गए थे तो वहाँ पे एक लड़की हमको बोली कि हम बोले आगे पढ़ाई नहीं की, तो बोली दीदी कॉलेज नहीं जाते, बहुत दूर है। तो तब हमको समझ में आया कि कनेक्टिविटी सिर्फ सौंदर्यीकरण का बात नहीं होता। कनेक्टिविटी ज़रूरी इसीलिए ताकि सही समय पे आपके क्षेत्र के लोगों तक, जनता तक सुविधाएं पहुंच सके, वो चाहे शिक्षा हो, वो चाहे चिकित्सा हो। और अभी भी हमारे क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहाँ पे ठीक तरह से कनेक्टिविटी नहीं बन पाया है, तो वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ ही जब कनेक्टिविटी अच्छा होता है, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ इन्वेस्ट करना चाहेंगी। वहाँ पे कॉर्न प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया आपको, किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा। हम प्रयास करेंगे कि एक एग्रोटेक इंडस्ट्री हम वहाँ पे बना सके, एक एग्रोटेक इकोनॉमी के तौर पे उसको हम डेवलप कर सकें। सेंट्रली लोकेटेड है समस्तीपुर बिहार में, और वहाँ पे बहुत सारी, अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, किसान के वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये मानते हैं कि किसानों तक जो हमारी सारी योजनाएं हैं वो अधिक से अधिक किसानों तक हम पहुँचा पाए। अगर वो किसान सम्मान निधि हो, वो फसल बीमा योजना हो, वो किसान सिंचाई योजना हो, ये सारी योजनाएं हम उन तक पहुँचा सकें तो उनका भी आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, इन्वेस्टमेंट होता है, मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, समाज, उससे आर्थिक विकास होता है तो सामाजिक विकास होता है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बहुत सारे, अभी भी एक महिलाओं के लिए हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं। कुशेश्वर स्थान में आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी मांग बहुत कई वर्षों से वहाँ पे ये एक मांग रही है कि वहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे घोषणा पत्र में भी था, और हम एक एक करके अपने घोषणा पत्र में कहते हैं ना, चेक चेक चेक, उसको हम करते जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। महिला नेतृत्व की जो भूमिका है सदन में बढ़ती जा रही है, चाहे पंचायत से लेकर संसद तक, और युवाओं की तो हमने बात कर ली। आप महिला नेतृत्व को कैसे देखती हैं? क्योंकि जैसे जैसे महिला नेतृत्व सशक्त होता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर महिलाएं भी सशक्त होती हैं, और इस बार मतदाताओं का जो प्रतिशत है उसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा, मतलब जो 64 करोड़ मतदाता हैं, करीब 20 लाख, उसमें 31 करोड़ लगभग महिलाओं ने ही हिस्सेदारी दी। तो ये जो जागरूकता है महिलाओं में, शिक्षा, निश्चित तौर पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए क्या देखते हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे बिहार में एक जीविका दीदी होती हैं,
और आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं। तो जीविका दीदी के माध्यम से हम चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं गांव में जो महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कराने के लिए वो ऑलरेडी काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनके थ्रू हम जागरूकता का अलग अलग तरह से एक कैंपेन होता है वो लॉन्च करें, और जीविका दीदी और हमारे जो वहाँ पे टोला सेवक्स होते हैं, विकास मित्र होते हैं, ये सारे जो हैं अलग अलग गांव में अलग अलग टोलों में ये सारे होते हैं, इनको हम टैप करके इनके माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, और इनके माध्यम से जो भी क्षेत्र में कार्य होता है वो हम इनके माध्यम से करना चाहेंगे और करने का प्रयास करेंगे, ताकि इनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का और इनको भी मौका मिले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। इसके अलावा समस्तीपुर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे महिलाओं का मतदान पुरुष के मतदान से ज़्यादा था। तो डेफिनेटली जब हम क्षेत्र गए थे, एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि एक महिला पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रही थी, तो उनको हमने इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद वो कहें कि हम समस्तीपुर की पहली महिला पत्रकार हैं। तो और फिर उसके बाद हंसते हुए कहें कि आपके प्रत्याशी होने पे इतना डिफरेंस आ गया है, अगर आप जीत जाएंगी तो कितना डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेटली एक महिला नेतृत्व में जब क्षेत्र आगे बढ़ता है तो महिलाएं भी सशक्त होती हैं। पहले जब हम अपने क्षेत्र की पहली महिला सांसद भी हैं, तो हम ये मानते हैं कि पहले जब वहाँ पे सांसद अपना चुनाव प्रचार करते होंगे तो कैसे करते होंगे, तो वो ऐसे करते थे कि कोई पुरुष गए और वो उस फैमिली के इम्पोर्टेंट पुरुष लोगों से मिलके और वहाँ से फिर वो चले गए। उस मतदान का क्या हुआ, महिलाओं से वो नहीं मिल पाए, बच्चियों से नहीं मिल पाए, बेटियों से नहीं मिल पाए, और कोई इंटरेस्ट लेता भी नहीं था उनको उनसे मिलाने में। पर जब हम गए तो हमें घर के अंदर लेके जाते थे, लोग अपनी माताओं से मिलाते थे, बहनों से मिलाते थे, बेटियों से मिलाते थे। तो एक होता है ना कि वहाँ के जो जितनी भी महिला पार्टी वर्कर्स, महिला कार्यकर्ताएं थी, वो भी बहुत एक्टिव थी, वो भी बहुत उत्सुक थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमें एक महिला सांसद बनाने का मौका मिल रहा है। युवा डिजिटल ज़माने में जी रहा है और आजकल चुनाव जो है सिर्फ टीवी पर ही नहीं देखते हैं लोग, अपडेट OTT प्लेटफॉर्म पे भी लड़ा जाता है। तो उसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या परसेप्शन, कितना भागीदारी है? देखिए, सोशल मीडिया डेफिनेटली एक परसेप्शन क्रिएट करता है। जो सोशल मीडिया पे चलता है वो आपके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप अपनी बातें सोशल मीडिया के ज़रिए रख सकते हैं, वो अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सकती है। पर जब आप वोटिंग पे आते हैं, मैंडेट पे आते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आते हैं तो उसमें सोशल मीडिया का स्कोप बहुत लिमिटेड है। हमको ये लगता है कि कितने आपके वोटर्स होंगे जो फेसबुक अभी चला रहे होंगे, हम कुछ डालें तो वो मेरे कितने वोटर्स तक पहुँच पा रहा होगा। वो संख्या बहुत आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत लाखों के मतदाता होते हैं, पर उतने लाखों के मतदाता का एंगेजमेंट सिर्फ सोशल मीडिया पे तो नहीं होता है। हम प्रदेश के सारे लोगों से, देश के सारे लोगों से जुड़ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि पहले के चुनाव में लोगों तक पहुंचना, जनता तक, वो थोड़ा अब कठिन था, जो कि अब आसान हुआ है। अब आसान हुआ है सोशल मीडिया के डिजिटल होने के माध्यम से। अब लोग इंटरव्यूज़ अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने चुनाव प्रचार में LED स्क्रीन्स भी यूज़ किए थे, जिसमें अलग अलग तरह से मेरा भाषण दिखाया जा रहा था, जो मेरे साथ चुनाव प्रचार में हो रहा था वो दिखाया जा रहा था। तो डेफिनेटली एक डिजिटल इंडिया का तो हम लोग सदुपयोग कर ही रहे हैं और डिजिटल इंडिया को हम लोग देख ही रहे हैं। पर हम मानते हैं कि जब आप चुनाव प्रचार में होते हैं और जो चुनाव लड़ना और जीतना होता है वो सिर्फ डिजिटल नहीं, वो एक्चुअली ग्राउंड वर्क और फील्ड वर्क भी एक अलग तस्वीर है और वही मतदाता तय करती है। बिल्कुल। अब थोड़े पर्सनल सवाल पे आ जाते हैं कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि 25 साल की युवा एक लड़की और वो जनप्रतिनिधि अपना बनने का कैसे सोचा और अपना लक्ष्य कैसे तय किया? आपका बैकग्राउंड भी जो है, आपके घर से ही सभी लोग राजनीति में हैं, तो क्या ये एक वजह रही या आपका खुद का एक मोटिवेशन था, किसी से प्रेरणा लेकर के आप आई? नहीं, मेरा खुद का मोटिवेशन था। ये बात सच है कि हम अपने परिवार से 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है, तीसरी पीढ़ी है जो राजनीति में है। पर बचपन से ही हमें राजनीति में रुचि थी, और राजनीति में रुचि नहीं, हमें जन सेवा और मानव सेवा करना था। जब हम अपने पिताजी को, अपने दादाजी को देखते थे क्षेत्र के लोगों से मिलते हुए, क्षेत्र के लोगों से उनका एक अलग ही रिश्ता होता है वहाँ पे लोगों का, और वो उनकी मदद करते थे, वो उनकी सहायता करते थे। हम देखते थे कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़िंदगी बदलने की क्षमता वो रखते हैं। तब हम सोचते थे कि जब हम बड़े हों तो हम भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे। तो राजनीति में डेफिनेटली रुचि हमेशा से रही। जब हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली और जब मेरा एक कह सकते हैं कि एलिजिबल एज हो गया कंटेस्ट करने का, उसके बाद हम प्रयास किए कि हम चुनाव लड़े। आखिरी सवाल आपसे, केंद्रीय कक्ष में, संविधान सदन में
तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का आपको आशीर्वाद मिला, नरेंद्र मोदी जी का, कैसा अनुभव है, साझा कीजिए, बताइए। प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र के बगल वाले क्षेत्र दरभंगा आए थे, हमें भी बुलाया गया था वहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है, ये मेरी बेटी जैसी है चुनाव, तो ये जीतनी ही चाहिए। तो ये आशीर्वाद हमको मेरे को उनका तब प्राप्त हुआ था। और आज जब हम उनको केंद्र कक्ष में देखे तो उन्होंने हमें तुरंत पहचान लिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और ये हम मानते हैं कि ये कोई भी इलेक्टोरल विन से, राजनीतिक जीत से कहीं ज़्यादा बड़ी जीत है कि हाँ, कोई ऐसा इंसान जो एक दिन में कितने लोगों से मिलते होंगे, शायद वो इतने प्रत्याशी थे पूरे देश भर में, और उसके बावजूद उन्होंने हमें याद रखा, जो कि इतने हम मानते हैं कि डेब्यू हैं हम पॉलिटिक्स में, ऐसी कोई मेरी अभी उपलब्धि भी नहीं रही है, अभी हम बस डेब्यू ही कर रहे हैं राजनीति में, अभी बहुत छोटे उम्र के हैं, तब उसके बावजूद उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शा। और केंद्र कक्ष में उन्होंने सबके सामने कहा कि हमने कहा था तुम जीतोगी, देखो तुम जीत गई। तो हम ये मानते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। और किसी से अगर आपका एक पर्सनल लेवल का कोई ऐसे इंसान से, कोई ऐसे व्यक्ति से जो देश में अभी कह सकते हैं कि प्रधान सेवक वही है, उनका अगर आपको थोड़ा भी अप्रिसिएशन मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से जीत कर आई हैं और 18वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की 25 साल की युवा सांसद हैं। और इन्होंने बताया कि ये सदन में मुखर आवाज़ उठाएंगी, युवाओं की, महिलाओं की, और समस्तीपुर की जनता के लिए भी बहुत काम करेंगी।